बड़ी जानकारी इस वक्त की। हरियाणा में जिस तरह से 25 मई को वोटिंग होगी, छठे फेज में हरियाणा में लोकसभा का चुनाव होगा। 10 की 10 सीटों पर एक साथ छठे फेज में चुनाव जो है वो करवाया जाएगा। 25 मई को ही करनाल में उपचुनाव के लिए भी वोटिंग होगी। 25 मई को ही करनाल में उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी। मनोहर लाल के इस्तीफे के बाद सीट जो है वो खाली हुई थी। बीजेपी ने किया है 6 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान। इंडी गठबंधन ने एक सीट पर उम्मीदवार का ऐलान किया है। इनेलो कुरुक्षेत्र सीट के लिए प्रत्याशी का ऐलान कर चुकी है। कांग्रेस ने नहीं किया अब तक प्रत्याशियों का ऐलान। कांग्रेस 9 सीटों पर, बीजेपी 4 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान करेगी। कांग्रेस की 9 सीटों पर कांग्रेस को ऐलान करना है उम्मीदवारों का, क्योंकि एक सीट आम आदमी पार्टी को सौंपी है और इसके साथ ही बीजेपी जो है वो बची हुई 4 सीटों पर जल्द ही ऐलान कर देगी उम्मीदवारों के नामों का। करनाल उपचुनाव भी 25 मई को होना है। मनोहर लाल के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई। हरियाणा में वोटिंग कब है? 4 जून को मतगणना होनी है। छठे फेज में हरियाणा में मतदान जो है वो किया जाएगा। 25 मई को सभी 10 सीटों पर चुनाव है। सभी 10 सीटों पर एक साथ 25 मई को चुनाव होना है। इसके साथ ही उपचुनाव भी करवाया जाएगा। करनाल सीट पर यह उपचुनाव होगा। हरियाणा का चुनावी शेड्यूल आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। नामांकन का अंतिम दिन है 6 मई। हरियाणा में नामांकन का अंतिम दिन और नामांकन की जांच का दिन है 7 मई। 7 मई को नामांकन की जांच होगी। नामांकन वापसी का दिन 9 मई है। यह है हरियाणा का चुनावी शेड्यूल। वोटिंग होगी 25 मई को। 25 मई बहुत खास दिन रहने वाला है हरियाणा के लिए। नतीजे 4 तारीख को आ जाएंगे, 4 जून को। बीजेपी की अगर बात करें तो 4 सीटें बची हैं बीजेपी की, जहां पर नाम देना है। फरीदाबाद से बीजेपी की टिकट पर कृष्णपाल हैं। करनाल से पूर्व सीएम मनोहर लाल को चुनावी मैदान में उतारा गया है। अंबाला से बंतु कटारिया, सिरसा से अशोक तंवर, भिवानी महेंद्रगढ़ से धर्मवीर सिंह बीजेपी के प्रत्याशी। हरियाणा में इंडी गठबंधन के तहत कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन है। आपके प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता इंडी के उम्मीदवार कुरुक्षेत्र से, तो अभय चौटाला भी कुरुक्षेत्र से माफ कीजिएगा INLD की तरफ से मैदान में उतरेंगे। और 2019 के नतीजों की बात करें तो बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। बीजेपी के पास 10 की 10 लोकसभा सीटें आई थी। 2019 में हरियाणा बीजेपी का जो प्रदर्शन था अपने आप में ही चौंका देने वाला था। बेहद खास प्रदर्शन बीजेपी ने किया था, शानदार प्रदर्शन बीजेपी ने किया था। 2019 में 10 की 10 सीटें बीजेपी के पाले में आई थी। लेकिन इस बार चैलेंजेस थोड़े अलग हैं और कोशिश पार्टी की यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोकसभा की सीटें अपने पाले में लेकर आए। लेकिन कांग्रेस भी यहां पर पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। इधर INLD, JJP, आम आदमी पार्टी सभी अपनी अपनी तैयारियों को पूरा बता रहे हैं। अब देखिए, इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित, देखिए कल का दिन भी बेहद खास रहा क्योंकि कल तारीखों का ऐलान हो गया है। हरियाणा में खास बात यह है कि 10 की 10 सीटों पर एक साथ ही एक ही दिन 25 मई को वोटिंग जो है वो करवाई जाएगी। इसके साथ ही उपचुनाव की तैयारियां भी अब पार्टियों को कर लेनी है। और क्या जानकारी अमित इस पर? निश्चित रूप से सृष्टि, देखिए कल का दिन खास रहा बेहद, क्योंकि सुबह से ही एक तो हरियाणा में जो संभावित था मंत्रिमंडल विस्तार, उसको लेकर दौड़ धूप चलती रही और फिर 3 बजे जो चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके माध्यम से पूरा शेड्यूल जो है वो चुनाव का रखा गया और हरियाणा को छठे चरण में उसका चुनाव रखा गया है जो 25 मई को होगा। और साथ साथ जो तमाम जो दिग्गज हैं उनकी भी दौड़ धूप बढ़ जाएगी। निश्चित रूप से देखिए जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे सियासी तापमान भी बढ़ता जाएगा हरियाणा का, क्योंकि 25 मई का दिन जो रखा गया है वो काफी, देखिए उस समय गर्मी रहती है मौसम में, तो ऐसे में काफी पसीना नेताओं को, मतदाताओं को अपने पक्ष में लाने के लिए करना पड़ेगा। और देखिए साथ साथ अभी तक हालांकि 6 सीटों पर उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने उतारे हैं, 4 पर उनके लिए उनका भी मंथन जारी है
और कांग्रेस तो है नो पर ही मंथन कर रही है। नो, उसे अभी तक कोई सुटेबल जो उम्मीदवार नहीं मिले हैं। एक जो सुशील गुप्ता जरूर उनके उतरे हैं आईएनडीए गठबंधन के लिए। और देखिए आज भी जो महाराष्ट्र में जो आईएनडीए गठबंधन के तमाम जो बड़े धड़े हैं उनकी एक बैठक है। और दूसरी ओर देश की अगर बात करें जहां राजनीति किस करवट ले रही है, आज प्रधानमंत्री भी दक्षिण की तरफ रुख किए हुए हैं। उनकी भी तेलुगु देशम पार्टी के साथ और पवन कल्याण के साथ बैठक है। वहां आंध्रा में और केरल में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम रहने वाले हैं। तो ऐसे में पूरे देश में ही देखिए चुनावी बयार बहने लगी है, उसमें कोई दो राय नहीं है और सब अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। और हरियाणा की जहां तक बात की जाए तो आज भी हरियाणा का चुनाव आयोग यानी कि हरियाणा के मुख्य चुनाव आयुक्त अनुराग अग्रवाल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वो हरियाणा की चुनावी स्थिति, चुनावी वोटर और चुनावी बूथों के बारे में विस्तृत जानकारी आज लोगों के साथ साझा करेंगे। और इसका बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पूरा जो क्रम बताएंगे कि किस तरह से चुनाव होना है। और देखिए खास बात है सृष्टि कि हरियाणा की जो करनाल सीट है वो होस्ट सीट बनने जा रही है। जैसे कि कल भी अपने चर्चा की थी कि एक तो उपचुनाव होने के चलते मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद वहां करनाल सीट से अपना भाग्य आजमाने के लिए उतर रहे हैं। और दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी अभी उतरे हुए हैं। अगर कोई भविष्य में उनकी सीट ना बदल दी गई क्योंकि ऐसी कई बार चर्चाएं बीच में आ जाती हैं, राजनीति कब किस करवट ले ले पता नहीं लगता। क्योंकि अभी देखिए हरियाणा की अगर बात करें तो 25 मई को चुनाव है। तो ऐसे में खासा समय पड़ा है उम्मीदवारों को भी, जो जिनके नाम पहले घोषित हो गए हैं उनके पास तैयारी के लिए बहुत ज्यादा समय आ गया है और जिनके नाम घोषित नहीं हुए हैं उनके पास इस तरह का भी समय मिल गया है कि अभी कर देंगे घोषणा, हफ्ते में कर देंगे, 10 दिन में कर देंगे। और देखिए बीएसपी ने अमित, जिन पार्टियों को अभी समय लग रहा है, जिनकी तरफ से सिर्फ एक ही उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया गया है या फिर जिनकी तरफ से एक का भी नहीं किया गया है, ये जो समय लग रहा है ये समय किस ओर इशारा कर रहा है? आखिर इतना टाइम क्यों? क्योंकि कांग्रेस से जब सवाल किया जाता है, उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं तैयारियां तो पूरी हैं लेकिन जल्द ही 9 के 9 उम्मीदवार जो है एक साथ उतार देंगे, एक साथ बता देंगे। देखिए सिर्फ चुनावी बिसात बिछ चुकी है लेकिन इस बिसात में मोहरे सजाने का काम जो है वो महत्वपूर्ण है और उन मोहरों के जरिए चाल चलने का काम भी बड़ा और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में ऐसे उम्मीदवार उतारे जाएं जिन पर जनता भरोसा कर सके और वो चुनावी लड़ाई जो चलेगी हरियाणा में या देश में भी कहीं, अगर हरियाणा की ही बात करें तो जो चेहरे उतारे जाएंगे, यानी कि अभी जैसे कांग्रेस ने अपने चेहरे नहीं उतारे हैं। पिछली बार कांग्रेस 9 लोकसभा क्षेत्र में दूसरे नंबर की लड़ाई उसने लड़ी थी, पहले नंबर पर भारतीय जनता पार्टी 10 क्षेत्रों में रही थी। तो ऐसे में एक जो हिसार क्षेत्र था वहां जेजेपी दूसरे नंबर पर आई और बाकी जगह वो धराशायी हो गई। इनेलो भी बाकी क्षेत्रों में सभी जगह उनकी जमानत भी बचाना कई मुश्किल हो गया था, कई जगह जमानत नहीं बची थी, तो ऐसी स्थिति थी। तो ऐसे में सभी को ही ऐसे उम्मीदवार उतारने की जरूरत रहती है जो उनकी लड़ाई को, उनके अभियान को जनता तक पहुंचा सके और मजबूती दिखा सके। अमित, 19 की बात करें तो 19 में तो बीजेपी ने कमाल कर दिखाया था, खासतौर पर हरियाणा में, क्योंकि 10 की 10 अपने पाले में सीटें कर ली थी बीजेपी ने। लेकिन इस बार की अगर बात करें तो जिस तरह से पार्टियां भी फूक फूक कर कदम रख रही है, वो बता रहे हैं कि फाइट कहीं ना कहीं टफ रहने वाली है इस बार। देखिए सबसे महत्वपूर्ण तो बीजेपी के लिए एक तो जो घटनाक्रम हुआ है, जो बदलाव हुआ है, उसको लेकर जो नायब सिंह सैनी के कंधों पर मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी डाली है गई है, उसके बाद उन्हें चुनाव मैदान में उतरना है। न केवल अपनी सीट पर बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाना होगा उपचुनाव में, और दूसरा और बाकी इलाकों की जो 10 की बात आपने की है, पिछली बार 10 कमल खिले थे, तो क्या इस बार भी 10 कमल खिलाएंगे? वो एक बड़ी चुनौती नायब सिंह सैनी के सामने भी रहेगी। और दूसरे जो उम्मीदवारों के चेहरे बदले हैं, जैसे कि करनाल से भी देखिए पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल उतरे हैं, सिरसा से अशोक तंवर है और बंतो कटारिया है अम्बाला से। तो ये लोग, ये चेहरे क्या कमाल कर पाएंगे, यह भी एक बड़ी बात है कि ये कितना कमाल कर पाते हैं। क्योंकि देखिए करनाल सीट पर, जैसे मैंने कल भी चर्चा की थी कि पिछली बार 6 लाख वोटों से सर्वाधिक एक बड़ा जीत का अंतर जो था वो संजय भाटिया का था। तो ऐसे में वो कमाल क्या मनोहर लाल कर पाएंगे, उनकी जीत का मार्जिन कितना होगा, तो यह एक बड़ा सवाल है। और साथ साथ जो दूसरे इलाकों में
3.25 लाख वोटों से पिछली बार सुनीता दुग्गल ने सिरसा में पहली बार कमल खिलाया था। तो क्या दूसरी बार अशोक तंवर कोई कमाल कर पाएंगे, या पिछली बार की 2 बार की उनकी हार उनके उससे निकल पाएंगे, उबर पाएंगे नई पार्टी में आने के बाद? तो यह कई चुनौतियां हैं। बंतो कटारिया की बात करें तो वहां अंबाला में भी उनको सहानुभूति लहर का फायदा उनके साथ जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, यह अलग बात है। तो ऐसे में तमाम लोगों के लिए मुश्किलें हैं। और देखिए, इनेलो ने एक उम्मीदवार उतारा है अभय सिंह चौटाला के रूप में। वो पहले से ही एक विधायक के रूप में अपनी जो विधानसभा में भी अपनी बुलंद छवि रखते हैं, और वैसे वो कुरुक्षेत्र के महाभारत में कितने कामयाब होंगे, और कुरुक्षेत्र में त्रिकोणीय मुकाबला बनेगा या 2 कोणीय मुकाबला बनेगा, यह देखने वाली बात होगी। तो ऐसे में तमाम इलाकों में ही ऐसी स्थिति है। देखिए, जननायक जनता पार्टी भी अभी तक अपने किसी भी उम्मीदवार को लेकर तय नहीं कर पाई है। चेहरा की कौन सा होगा, दुष्यंत खुद लड़ेंगे, दिग्विजय लड़ेंगे, या कोई परिवार का अन्य सदस्य लड़ेगा, या कोई कौन सा मजबूत नेता उतारेंगे। तो ऐसे में उनके पास भी अभी कोई उम्मीदवारों के लिए कोई बहुत ज्यादा नाम नहीं है। और कोई कांग्रेस में जिस प्रकार की भगदड़ मची हुई है, कांग्रेस में अभी चेहरे नहीं मिल रहे हैं। तो कौन सा चेहरा उतारे, किसके ऊपर दारोमदार रखा जाए, विश्वास जताया जाए। तो ऐसे में देखिए, सभी के लिए माथापच्ची का दौर अभी तक चल रहा है। बिल्कुल अमित, तो सही कहा आपने। पूरी विस्तार से आपने जानकारी दी एक एक सीट पर, और माथापच्ची का दौर तो चल ही रहा है। बहुत शुक्रिया अमित आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए विस्तार से। तो बड़ी जानकारी एक बार फिर आपको दे दें, कल जिस तरह से इलेक्शन कमीशन की तरफ से तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, अब तमाम पार्टियां जो हैं अपनी तैयारियां और तेज कर देंगी लोकसभा चुनाव को लेकर।